हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा आप देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ में जो क्वेश्चंस आए हैं आपके बायोलॉजी के। तो आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपको पता है कि आंसर की जो है वो आ गई है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ ही जैसा आपको पता है कि हमने YouTube पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं, और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ज़रूरत है वो है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए वैसे भी हम नॉर्मली बहुत परेशान रहते हैं, तो आप एक बार आरबीई की करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। उस पर आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, तो आपको कहीं और जाने की नीड नहीं होगी। इसी के साथ और भी प्लेलिस्ट हैं मैथ्स की, जीएस की, इंग्लिश की, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं ऑफिसर बैच की। जैसे आपको पता है ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड बैच है, क्योंकि आप सिलेक्शन भी देख ही चुके हो और इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स पे आपका प्रॉपर फोकस बना रहेगा। आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं सो दैट आप लोगों को भी पता हो, आपके पास एक डायरेक्शन भी हो कि आपको कैसे पूरा सिलेबस को, पूरे बैच को आपको कवर करना है। तो आप बिल्कुल इसमें एनरोल कर सकते हैं। आप आज ही आरबीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जानकारी सारी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। प्लांट्स में स्टोमेटा की पोजीशन, रंध्रों की स्थिति का पहचान कीजिए कि रंध्र जो है, स्टोमेटा जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट इज इनसाइड द रूट्स, इनसाइड द फ्लावर, सरफेस ऑफ लीव्स एंड टिप ऑफ स्टेम। जड़ों के भीतर, पुष्प के भीतर, पत्तियों की सतह पर और तने की नोक पर। तो आपको पता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो आपकी गैसेस के आदान प्रदान में, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस में गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? लीफ में। तो ये जो प्रेजेंट होंगे सरफेस ऑफ लीफ। और वैसे ज़्यादा स्टोमेटा, ज़्यादा रंध्र कहाँ पर होते हैं? लोअर सरफेस पर, निचले सतह पर सबसे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि वो धूप से दूर होता है। द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस एंड होल्ड्स स्पर्म सेल्स इन ब्रायोफाइट्स, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड फॉन्स इज कॉल्ड। ब्रायोफाइटा गैर संवहनी पौधे। बहुत ज़रूरी है ये फाइलम, क्योंकि जो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी पादप जगत के उभयचर। आपको मैं बता दूं, जैसे जितने भी पौधे होते हैं ज़्यादातर सबके पास पानी और खाने को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए टिश्यू उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लूम। तो ये जो आपका ब्रायोफाइट्स हैं, एक और है टेरिडोफाइट्स, ये ऐसे पौधे होते हैं इनके अंदर जिनके अंदर आदान प्रदान करने के लिए पानी को और खाने को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जाइलम और फ्लूम नहीं होता। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि इनके अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो कौन सी संरचना है जो कि शुक्राणु कोशिकाओं को उनको बनाती है और उनको अपने पास रखती है, संग्रहित करके रखती है। तो ये रटने वाला है, इसका आंसर है एंथेरिडियम। एंथेरिडियम है जो कि इस चीज़ को अपने पास होल्ड करके रखती है। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज। तारक केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? अगर आपको याद होगा, मैंने क्लासेस में आपको बताया था कि ये सबसे कम आप इसके बारे में पढ़ने वाले हो, यानी सेंट्रियोल के बारे में सबसे कम पढ़ने वाले हो। अगर आपने एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका का डायग्राम आपने देखा होगा, तो उसमें कहीं पर कोने कोने में ऐसी लाइन से बनी हुई होती हैं ऐसे। तो इन लाइंस को, इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को हम सेंट्रियोल बोलते थे, यानी तारक केंद्र बोलते थे। और मैंने आपको ये बताया था कि इसका काम, बस आपको ये याद रखना है कि जब रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, जब सेल डिवाइड होता है, बस ये तब काम आते हैं और कुछ नहीं होता। तो दैट्स इट। टू हेल्प प्लांट सेल फॉर मल्टीप्लीकेशन, गुणन के लिए पादप कोशिका की मदद करना। पहली बात, ये होते हैं एनिमल सेल में, तो ये गलत हो गया। टू हेल्प सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, आ गया हमारे पास आंसर, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करना। What do you call the fluid matrix filling in the cell? कोशिका में भरे हुए तरल मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। आप सबको पता है, कोशिका द्रव्य। What is the percentage of proteins in the cell membrane? जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? आपको मैं बता दूं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली है, ये बनी होती है प्रोटीन्स
और लिपिड्स की, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। पहली चीज़, जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से ये आपकी कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनती है, उसको आप क्या बोलते हो? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हम बोलते हैं। और इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 40 से 60%। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, देखो कोशिका चक्र, पहली बात तो सेल साइकिल में बता दूं, प्रॉपर एक साइकिल है जिसमें सेल बढ़ता है, ग्रो करता है, उसके बाद सेल डिवाइड होता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। तो ये प्रॉपर वो साइकिल है जिसमें सेल डिवाइड होता है, विभाजित होता है। तो ये कोई ऐसे ही नहीं है कि हाँ ठीक है, पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया, केंद्रक विभाजित हो गया, फिर साइटोप्लाज्म विभाजित हो गया, इस तरीके से नहीं होता, प्रॉपर प्रोसेस है। तो टोटल 3 से 4 फेज होते हैं। तो किस फेज के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, उपापचय परिवर्तन होते हैं, जैसे जिसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो चाहिए होता है, वो डिवाइड होता है माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस के लिए। कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान उपापचय परिवर्तन, समसूत्रण यानी माइटोसिस, जिसमें माइटोसिस का मतलब है सेल, एक सेल 2 में जब टूट जाता है वो, कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन होना, उसके लिए आवश्यक कोशिका द्रव्यक सामग्री को एकत्रित करते हैं। यानी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ये सारी प्रोसेसेस के लिए, उनकी ज़रूरत, मतलब हम कब वो इकट्ठा करना शुरू करते हैं, वो कौन सा फेज़ होता है, तो वो होता है आपका G2 फेज़। लेकिन एक बार इन चारों फेज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं G1 फेज़ की। सबसे पहला, इसको फर्स्ट गैप फेज़ बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो सेल है, जो कोशिका है वो बड़ी होगी, तो इट ग्रोज लार्जर, अपने जो अंदर कोशिकांग हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी कॉपी बनाएगी और मॉलिक्यूलर ब्लॉक्स, मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे अणु बना के रखेगी जो आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली सेल बड़ा होगा और जो उसके कोशिकांग हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लेंगे। एम फेज़ क्या होता है? एम फेज़ को बोलते हैं माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, माइटोसिस का मतलब होता है सेल का विभाजन होना, कोशिका का विभाजन होना। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, जो सेल है, जो कोशिका है, अपना डीएनए को कॉपी कर लेगी, अपने डीएनए को कॉपी कर लेगी। साइटोप्लाज्म जो है वो एंड साइटोप्लाज्म को भी कॉपी कर लेगी, जो आपका कोशिका द्रव्य है उसको भी वो कॉपी कर लेगी ताकि 2 सेल्स बना सके। तो इसके अंदर 2 प्रोसेस होती है बेसिकली। न्यूक्लियस भी 2 हिस्सों में टूटता है, साइटोप्लाज्म भी 2 हिस्सों में टूटता है। न्यूक्लियस के टूटने को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के 2 हिस्सों में टूटने को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये दोनों हैं माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तीसरे फेज पे आते हैं एस फेज। एस फेज में क्या है कि डीएनए तो पूरा बन चुका है, अब क्या होगा, सेंट्रोसोम्स जो हैं, जो अभी आपने तारक केंद्र पढ़े थे, वो जो है वो डिवाइड होंगे क्योंकि ये प्रजनन में मदद करते हैं। G2 फेज, इसके अंदर सेल और बड़ा होता है, प्रोटीन, कोशिकांग यानी ऑर्गेनल्स, ये सारे जो बन गए हैं पहले, ये अब रीऑर्गेनाइज होंगे, ये अपने आप को व्यवस्थित करेंगे ताकि प्रॉपरली माइटोसिस हो सके, कोशिका विभाजित हो सके। तो G2 फेज तब बंद होता है जहाँ पे M फेज शुरू होता है। पहले आ गया G1 फेज, फिर आ गया G2 फेज, फिर आ गया M फेज और फिर आ गया S फेज। तो बेसिकली ये हो गया आपके ऑर्डर। हाउ बिग आर रेड ब्लड सेल्स इन डायमीटर? लाल रक्त कोशिकाओं, कणिकाओं का व्यास कितना होता है? तो रटने वाला क्वेश्चन है। 7.5 माइक्रोमीटर, 7.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर भी आप लर्न कर सकते हो। विच सेल ऑर्गेनल अपीयर्स एज राउंडेड और सॉसेज शेप्ड? कौन सा कोशिकांग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में गोल या तश्तरी के आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देता है? देखो ये होती है तश्तरी, मतलब सॉसेज की बात करूं तो ये होती है। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो सॉसेज के टाइप का आपको दिखाई देगा जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे? अब यहीं से अगर आपने डायग्राम किया है, आपने क्लासेस देखी हैं, तो ये डायग्राम देखते ही आप समझ जाओगे क्या है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस होता है सेल का, कोशिका का, जो आपको ऊर्जा स्रोत होता है। लेकिन अब मैं बात करती हूँ इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। इसका डायमीटर, जो व्यास है, वो कितना होता है? लगभग 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको क्वेश्चन से पता लगी, लेंथ लगभग कितनी होती है? 2 से 8 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ बैक्टीरियल सेल?
जो आपका जीवाणु कोशिका होती है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लंबाई जो है वो लगभग कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये भी रटने वाला है, 3 से 5 माइक्रोमीटर की जो लंबाई होती है वो होती है बैक्टीरियल सेल की लेंथ। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ विटामिन सी। इनमें से कौन सी बीमारी पर्याप्त विटामिन सी के नहीं लेने के कारण होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कर्वी की। बिल्कुल, स्कर्वी विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी की वजह से होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बाकी भी पढ़ते हैं। बेरी ये विटामिन बी की कमी से होती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है। पेलाग्रा भी विटामिन बी की कमी से होता है, तो ये आपको पता लग गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897 that is essential in amino acid and carbohydrate metabolism and is active in energy production reactions। इनमें से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था। आपको पता है, आपने बहुत सारे विटामिन बी पढ़ रखे हैं, राइट। तो इनमें से कौन सा पहला विटामिन बी था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है। जब ये यूज़ होते हैं तब बहुत ज़रूरी होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रियाओं में सक्रिय होता है। देखो, ये था विटामिन B1। जो लर्न करने वाली चीज़ है वो है इसका ईयर, क्योंकि जैसे आप ट्रेंड देख रहे हो, ईयर्स बहुत ज़्यादा पूछ रहा है SSC। 1897, इसका नाम क्या था? थायमीन। तो आंसर हो गया आपका इसका थायमीन। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ विटामिन डी। इनमें से कौन सा विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है। अब आपको पता होगा विटामिन डी होता है ज़रूरी हमारी हड्डियों के लिए, राइट। तो विटामिन डी का मेन काम ही हमारी हड्डियों को डेवलप करना है, हमारी ग्रोथ, हमारी हाइट को डेवलप करना है। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड मसल्स, अस्थियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाना। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को कम करना, इसमें कोई यूज़ नहीं है। टीनेज ईयर्स के बाद जल्दी वृद्धि होना, इसमें कोई यूज़ नहीं है। और हार्ट बीट में भी कोई यूज़ नहीं है। द फूड कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन शुगर इज। शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है। देखो, साइंस की अगर हम माने, शुगर बहुत सारी, फ्रक्टोज भी शुगर है, ग्लूकोज भी शुगर है, तो ग्लूकोज ले लो, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। सिर्फ 3 चीज़ें हैं, CH और O, जिसमें CH और O होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं सभी शुगर्स। हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, रटना पड़ेगा। जो प्रोटीन की संरचना है वो सबसे पहले किसने बताई? ये बताई थी पोलिंग और कोरी ने। तो पोलिंग और कोरी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द थर्ड जर्मिनल लेयर फाउंड इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। 3 कोर की प्राणियां, यानी जिन प्राणियों में, जिन एनिमल्स में, जिन ऑर्गेनिजम्स में 3 लेयर होती हैं, 3 सतह होती हैं उत्तकों की, उनमें तीसरी उत्तक, जो तीसरी सतह है वो कौन सी होती है? देखो, तीसरी सतह होती है आपकी मेसोडर्म, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं ये 3 लेयर होती भी कैसी हैं। सबसे पहले होता है एंडोडर्म, फिर उसके ऊपर आती है कॉलम, प्रगुहा, इसके बाद आती है मेसोडर्म। बेसिकली ऐसे होती है, मैं आपको बता भी दूं। कॉलम जो है वो बीच में भरी हुई होती है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली मेसोडर्म जो है वो तीसरी लेयर आपकी बन जाती है। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा। इनमें से कौन सा जीव संघ एपिकॉम्प्लेक्सा से संबंधित है? सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकॉम्प्लेक्सा की। एपिकॉम्प्लेक्सा में ज़्यादातर जो आपके आते हैं वो आते हैं पैरासाइट्स, परजीवी, जो दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, जिनको एल्वियोलेट्स बोला जाता है। इनके अंदर बेसिकली ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। दूसरी चीज़, इनके अंदर एक प्लास्टिड भी होता है जिसको हम बोलते हैं एपिकोप्लास्ट। इसीलिए जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट सुना था ना, जो हरित लवक होता है, तो इसके अंदर भी लवक होता है जिसका नाम है एपिकोप्लास्ट, लेकिन इसके अंदर वो प्रकाश संश्लेषण में मदद नहीं करता। तो इनके अंदर मेनली कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इनके अंदर आता है प्लाज्मोडियम। ये याद रख लेना, बहुत ज़रूरी है। प्लाज्मोडियम वही है जिससे मलेरिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया IDA। इनमें से कौन सा आप कह सकते हो आयरन की कमी से होने वाली रक्ताल्पता या अनीमिया का प्रकटीकरण नहीं है? यानी अगर अनीमिया हो जाए, खून की कमी हो जाए, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसकी वजह से नहीं होगी? ब्लाइंडनेस, अंधापन, इसमें अनीमिया यानी ब्लड का कोई रोल नहीं है, तो यही आंसर है। सॉफ्ट पैलेट, जो आपकी तालू है वो नरम हो जाएगी, यानी चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होने लगेंगी। आँखों की नेत्र, ये कंजक्टिविटा,
ये देखो, कंजक्टिवाइटिस आपने सुना होगा, आईज रेड हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और ये जो वाइट वाला पोर्शन है येलो हो जाता है, तो ये वही है। ये बिल्कुल नेल्स वाइट होने लग जाते हैं। जनरल पैलर यानी सामान्य पांडुता, यानी ये सारी जो बीमारियां हैं ये सारी हैं जब अनीमिया होगा, विटामिन और ये आयरन की कमी होगी, आपको तब दिखाई देंगी, लेकिन ब्लाइंडनेस से इसका कोई लिंक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे इज ऑल्सो नोन एज केल्प, इनमें से किस शैवाल को केल्प भी कहा जाता है और ये गहरे समुद्र में पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो है, आपको इसको क्या बोलते हो? केल्प बोलते हो, और ये गहरे समुद्र में पाई जाती है। आइडेंटिफाई द पिगमेंट दैट गिव्स ब्लड इट्स कलर, कौन से वर्णक की वजह से रक्त जो है वो लाल रंग का होता है? सबको पता होगा आई गेस, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की वजह से ही जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? चलिए इनमें से आपको सही कथन जो है वो चुनना है। सबसे पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स अकर्स थ्रू एयर। ये भी आपने पढ़ा भी था ना, ये आपने पढ़ा भी था कि कौन सी संरचना है जो ब्रायोफाइट्स में क्या करती है, स्पर्म्स को होल्ड करके रखती है। उसका आंसर था एंथेरिडियम, अगर आपको याद हो। तो इनके अंदर वो चीज़ है जो स्पर्म्स को होल्ड करके रखे। अब वो बोल रहे हैं अगर स्पर्म्स का लेना देना करना है तो कैसे होगा? पहली चीज़ तो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो ऐसी जगह रहते हैं जो बिल्कुल नम हो, गीली हो, तो हवा के थ्रू नहीं हो सकता, गलत है। जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है पानी के थ्रू। तो मैं आपको बता दूं, तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स अकर थ्रू वाटर। थर्ड है द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स अकर्स थ्रू वाटर। तो अगर आप बी ऑप्शन पढ़ोगे वो भी सही है, सी ऑप्शन पढ़ोगे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें ब्रायोफाइट्स भी आ गए और टेरिडोफाइट्स भी आ गए, और दोनों के अंदर ही जो ट्रांसपोर्ट होता है शुक्राणु का, स्पर्म्स का, वो पानी के थ्रू होता है। Who first observed ribosomes in the mid-1950s and described them as small particles in the cytoplasm that were preferentially attached to the endoplasmic reticulum membrane? किसने 1950 के दशक में सबसे पहले राइबोसोम्स को देखा और नोटिस किया कि ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहते हैं या फिर किससे अटैच रहते हैं? जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे आपका जो है ये अंतर्द्रव्यीय जालिका झिल्ली से जुड़े हुए रहते हैं। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है सबसे पहले राइबोसोम्स के बारे में किसने पता लगाया? तो ये थे आपके जॉर्ज ई प्लाडे। जॉर्ज ई प्लाडे इज द करेक्ट आंसर। स्टैटिक क्वेश्चन है, लर्न ही करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिग्रेड डिट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? इनमें से कौन अपरद को, देखो पहले सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? ये काम होता है या तो बैक्टीरिया का, क्योंकि बैक्टीरिया ही हैं जो तोड़ते हैं, डीकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, या फंगस का, एल्गेई, लाइकन्स, फाइटोप्लैंक्टन और फंगल एंजाइम्स। तो कवकीय एंजाइम्स यानी फंगस ही है जो ये काम करेगी। विच ऑफ द, अच्छा, और ऐसे इनको बोलते क्या है? फंगस को क्या बोलते हैं? ये आती है कैटेगरी सेप्रोफाइट्स। ये वो होते हैं जो सड़े गले चीज़ों से अपना खाना लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राउंड वॉर्म? इनमें से कौन सा राउंड वॉर्म है? एक गोल कृमि है। तो आपके पास ऑप्शन है लीवर फ्लूक यानी यकृत पर्णकृमि, टीनिया, एस्कैरिस और प्लानेरिया। मैं आपको बता दूं एस्कैरिस इज द करेक्ट आंसर, ये राउंड वॉर्म होता है। बाकी तीनों, ये तीनों होते हैं फ्लैट वॉर्म, बिल्कुल चपटे जो आपके कृमि होते हैं वो ये होते हैं। एस्कैरिस जो है वो राउंड वॉर्म है। वल्चर्स जो होते हैं, जो गिद्ध हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? आपको पता है वो तो कार्निवोर्स हैं, वो ऑब्वियस सी बात है मांस खाते हैं, तो ये हो गए आपके कार्निवोर्स। अच्छा, वो हमेशा उन चीज़ों को खाते हैं जो मर चुकी होती हैं, तो फिर तो डीकम्पोजर्स आने चाहिए, लेकिन नहीं, डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो चीज़ मर जाती है उसको सिंपलर चीज़ों में तोड़ते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। वल्चर्स वो नहीं करते, वो बस अपना खाना लेते हैं मरी हुई चीज़ों से। तो अपना खाना उससे लेना और उनको सरल पदार्थों में तोड़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए जो वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे? कार्निवोर्स यानी मांसाहारी कैटेगरी में आएंगे। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे, ऑप्शंस भी आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ ये सभी बैचेस RBE एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। आप आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इन बैचेस के बारे में आप इनका डेमो देख सकते हैं। साथ ही
जितनी वीडियोस अपलोड हो रही हैं उन सबकी पीडीएफ्स को जल्द से जल्द लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।